नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कोड है BHIC 105 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। 13 तारीख को एग्जाम है, उसमें आपको हेल्प करेगा ये। तो ये क्वेश्चन है और इसी में से आते रहते हैं क्वेश्चन, असाइनमेंट्स का क्वेश्चन है। जैसे पहला है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पुराण एंड बंसावलीज क्रॉनिकल्स इन द स्टडी ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड। यानी जो अर्ली मध्यकालीन इतिहास था उसके अध्ययन में पुराण और वंशावलियों का क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करना है। सेकेंड आपका है राइट एन एसे ऑन द राष्ट्रकूटा पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो राष्ट्रकूट थे दक्षिण भारत में, उनकी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसके बारे में एक ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर्स इन अर्ली मिडिवल इंडिया। जो अर्ली मिडिवल इंडिया में जो टेम्पल्स वगैरह बने थे उनके आर्किटेक्चर्स के फीचर्स क्या क्या थे, उसके महत्व के बारे में डिस्क्राइब करना है। राइट अ नोट ऑन द कल्चरल अंडर द चालुक्य ऑफ कल्याण। जो कल्याण के चालुक्य थे उनके कल्चर क्या थे उस पर एक नोट लिखना है छोटा सा। और पांचवा नंबर है डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व जो एशिया है, उसमें आर्किटेक्चर के विकास में इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है उसको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। नेक्स्ट आपका है कुछ 5 ये हैं 6 से 10 तक, इस पर टिप्पणी लिखनी है 6 वर्ड में, 100 वर्ड में। द बेटल्स ऑफ द राइन, द पाल पॉलिटी, पोर्ट्स एंड ट्रेड्स रूट इन नॉर्थ इंडिया, शक्ति कल्ट एंड तमिल लिटरेचर। ठीक है, बेटल्स ऑफ ट्राइन जो युद्ध था उसमें हुआ था मोहम्मद गरी और जयचंद के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे तराइन के, उसको चर्चा करना है। एक हुआ था आपका 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। आइए अब हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर की तरफ चलते हैं। पहला आंसर है, आप तो देख लीजिए, ये है फर्स्ट नंबर। कैसे लिखना है इसको? प्रश्न 1 है शुरुआती मध्यकाल की स्टडी में पुराणों और वंशावलियों का इतिहास का जो महत्व है उस पर चर्चा करिए। उत्तर है, देख लीजिए, ऐसे आपको उत्तर लिखना है। इसको मैं पढ़ के ही बता देता हूँ कि जो आधुनिक भारत है, जो शुरुआती मध्यकालीन भारत है, उसके अध्ययन में ये पुराण और वंशावलियाँ जो होती हैं वो कैसे महत्वपूर्ण होती है, कैसे सहायता करती है। तो देखिए क्या देता है, शुरुआती मध्यकालीन भारत लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के इतिहास के समझने के लिए पुराण और वंशावलियों इतिहास पुराण परंपरा अनिवार्य स्रोत है। 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, है ना। जहाँ एक और पुरातात्विक साक्ष्य भौतिक जीवन की जानकारी देते हैं, वहीं ये साहित्यिक स्रोत उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराओं को समझने में मदद करते हैं।
पुराणों और वंशावलियों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, देखते हैं। पहला है राजनीतिक वैधता और वंशावली निर्माण। इस काल में नए राजवंशों जैसे गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट का उदय हुआ। इनमें से कई शासक शूद्र या जनजातीय मूल के थे। खुद को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए इन्होंने पुराणों में वर्णित चंद्रवंश और सूर्यवंश से अपना नाता जोड़ा। पुराणों के वंशानुचरित खंड ने इन राजाओं को दिव्य स्वीकृति प्रदान की। तो यह है राजनीतिक वैधता और वंशावली का निर्माण पुराणों और वंशावलियों में। फिर दूसरा आता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पता चलता है। पुराणों में कलयुग के वर्णन के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक उथल पुथल जैसे वर्ण संकरता और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती को दर्शाया गया है। यह काल स्थानीय देवी देवताओं के ब्राह्मणीकरण का था, जिसे पुराणों ने पौराणिक कथाओं में शामिल कर सुगम बनाया। ठीक है, क्या था सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी इसमें क्या था कलयुग के बारे में इसमें बताया गया है। जो पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा गया है कि मध्यम से तत्कालीन सामाजिक उथल जैसा भी दिख रहा है आपको, दुनिया में भरपूर युद्ध चल रहे हैं, लोग पता ना कैसे कैसे बदल रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, प्रेम नाम की चीज़ रह नहीं गई है। और इसीलिए बताया गया है कि कलयुग में लोग बहुत कम सालों तक जिएंगे और कलयुग एक तरह से मुक्ति का द्वार भी माना गया है। कहा गया है राम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग सर्व कालों में सर्वश्रेष्ठ भी बताया गया है। और इस टाइम पे क्या होगा, कलयुग में ब्राह्मणों की प्रभुत्व समाप्त हो जाएगी, ब्राह्मणों को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सामाजिक संस्था के पतन का कारण होगा। दूसरा क्या है, भूगोल और तीर्थ यात्रा। इससे हमें भूगोल के बारे में पता चलता है और उस टाइम पे कौन तीर्थ यात्रा, कौन कहाँ आए थे, कहाँ गए थे, इसके बारे में पता चलता है। पुराणों के भुवन कोश और तीर्थ महात्मा खंडों से हमें तत्कालीन भारत की सीमाओं, नदियों, पर्वतों और उभरते हुए धार्मिक केंद्रों की जानकारी मिलती है। ठीक है, भूगोल और तीर्थ यात्रा में क्या होता है, पुराणों के भुवन कोश और तीर्थ महात्मा खंडों से हमें तत्कालीन भारत की सीमाओं, नदियों, पर्वतों और उभरते हुए धार्मिक केंद्रों की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय इतिहास का उदय। क्षेत्रीय इतिहास का उदय क्या होता है, जो आसपास के चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ये आपका है देहरादून, इसके आसपास की चीज़ें जैसे दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मतलब आसपास के इतिहास का जो उदय होता है उसको भी पता चलता है पुराणों से और वंशावलियों से। जैसे पूर्व मध्यकाल में वंशचरित, जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है लिखने की परंपरा शुरू हुई। ये वंशावलियाँ केवल राजाओं के नाम नहीं थी, बल्कि शासन व्यवस्था, दरबारी राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता का दर्पण थी। महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण था। दोस्तों मैं थोड़ा आराम से पढ़ रहा हूँ जिससे कि गलतियाँ कम हो। आप वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक शेर है, कौन कहता है किसी में कोई कमी नहीं, आखिर आसमां के पास भी तो जमी नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पूर्व मध्यकालीन वंशज जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी है। वे वंशावलियाँ केवल राजाओं के नाम नहीं बताते थे, बल्कि उसमें शासन व्यवस्था, दरबारी राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता का भी दर्पण थी। जैसे अभी भी है अभी भी देख लोगे, कई लोग हैं जो सरकार के दरबार में काम करते हैं, वहाँ पे सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लिखते हैं, बुराइयों को छुपाते रहते हैं।
कि और उसी में से कोई विरोधी या कोई निकलता है जो सरकार की बुराइयां भी करता है, एक किताब उस पर भी लिख देता है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा बाद में। अब हम हमारी सफ़र शुरुआत हुई है, आइए सफ़र का हिस्सा बनिए, बहुत जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद एक हम यहाँ पे तालिका बना देंगे, देख लीजिए ऐसे। श्रेणी है, प्रमुख ग्रंथ, तथ्य, काल है यहाँ पे, और ये आपका मुख्य संबंध। मुख्य संबंध क्या है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, महापुराण, श्रेणी महापुराण, क्षेत्रीय पुराण, वंशावलियाँ, चरित्र काव्य, लेख अभिलेख। महापुराण देखिए, जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है। ये 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लिखी गई थी, आज से 5,000 साल पहले, है ना। आज से 5,000 पहले, 2024 चल रहा है ना। जो आपका एक पुराण है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद जो है आपका, जो महापुराणों में है, इसमें मौर्य गुप्त और आंग्ल राजवंशों की सूचियाँ मिलती है ना। क्षेत्रीय पुराण जैसे स्कंद पुराण, कालिका पुराण, ये 8वीं से 12वीं सदी के बारे में बताती हैं। जैसे क्षेत्रीय भूगोल, स्थानिक पंथ और तांत्रिक प्रभाव, ठीक। वंशावलियाँ जैसे राज तरंगिणी, कल्हड़ ने लिखा था इसको, 12वीं सदी से। कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास लेखन। तो चरित्र काव्य में क्या, हर्षचरित्र, वाणभट्ट ने लिखी थी 7वीं सदी में। इसमें राजा हर्षवर्धन का जीवन और राजकीय आदर्श है। राजा हर्षवर्धन का है, ठीक है। जैसे मैं बताया था 6 से शुरू होता है ये शुरुआती मध्यकालीन इतिहास, लेकिन इसमें 750 दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो ये है आपका कुछ कॉलम, महापुराण, विष्णु पुराण, क्षेत्रीय पुराण, वंशावलियाँ, चरित्र काव्य, लेख अभिलेख। इसमें महापुराण में आपका देख सकते हो विष्णु पुराण मत्स्य, इसमें 4वीं से 9वीं शताब्दी में दी गई थी। मौर्य गुप्त और आंग्ल राजवंशों की सूचियाँ थी। स्कंद पुराण, कालिका पुराण, ये क्षेत्रीय पुराण थे, 8वीं 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें क्षेत्रीय भूगोल, स्थानीय पंथ और तांत्रिक प्रभाव इसमें बताया गया था, ठीक है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है वंशावली, जो है राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, इसमें मिलती है 12वीं सदी की। इसमें कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास है, वैज्ञानिक इतिहास है। चरित्र काव्य में है हर्षचरित, जो बाणभट्ट ने लिखी थी 7वीं सदी। ये राजा हर्षवर्धन का जीवन और राजकीय आदर्श को बताता है। उसके बाद क्या है, लेख अभिलेख, जैसे प्रशस्तियाँ, जैसे ग्वालियर की प्रशस्ति है। 9वीं सदी में राजाओं की वंशावली को दिव्य वंशों से जोड़कर बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में ही चलेंगे। इसके बाद आता है विश्लेषण और निष्कर्ष। शुरुआती मध्यकालीन भारत के अध्ययन में पुराणों को सीधे तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनमें अतिशयोक्ति और मिथकों का मिश्रण होता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के लिए इनका महत्व निम्नलिखित रूप में है। अब देखिए, कहा गया ना, अतिशयोक्ति और मिथकों का मिश्रण हो सकता है। जैसे कि अभी भी वर्तमान काल में देख सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी जो आती है, उसमें कई सारे बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, जिसमें सचिव विभाग में काम करते हैं,
वो लोग भी पूरी तरह से खुल करके कुछ नहीं बोल सकते, प्रेशर होता है ट्रांसफ़र का, तमाम किस किस चीज़ का। तो लगभग काफ़ी चीज़ें तारीफ़ में ही लिखी जाती है, उसमें कमियाँ होते हुए भी कमियाँ छुपाई जाती हैं। तो वही यहाँ पे अतिशयोक्ति हो सकता है, मिथक का मिश्रण हो सकता है, जैसे 15 लाख वाली बात। बहुत सारी बातें हैं, छोड़िए उसको। उसके बाद फिर भी इसके महत्व हैं इतिहासकारों के लिए। क्या-क्या महत्व है जैसे देख लीजिए। संक्रमण काल का दस्तावेजीकरण यह बताते हैं कि कैसे आदिवासी समाज कृषि प्रधान और वर्ण आधारित समाज से बदल रहा था। भूमि अनुदान और अर्थव्यवस्था कई पुराणों में भूमि दान के महत्व का वर्णन है, जो तत्कालीन सामंतवाद के उदय की पुष्टि करता है। धार्मिक विश्लेषण वैदिक धर्म का पौराणिक हिंदू धर्म, वैष्णव, शैव और शाक्त में परिवर्तित इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए निष्कर्ष पे देखते हैं क्या है। निष्कर्ष पुराण और वंशावलियाँ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक स्मृति है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मध्यकालीन शासक और समाज स्वयं को किस रूप में देखते थे और वे किस प्रकार अपनी ऐतिहासिक पहचान बना रहे थे। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रकूट राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। तो राष्ट्रकूट राजवंश क्या है? राजनीति और प्रशासन। राष्ट्रकूट राजवंश जो थे 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में आए थे। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 814 ईस्वी से 814 ईस्वी से शुरू होकर के शुरू हुए थे। ठीक है, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये रहे वहाँ पे। उसके बाद है आपका दक्षिण भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है ये राष्ट्रकूट राजवंश। दंत दुर्ग द्वारा स्थापित किया गया था इस साम्राज्य को। इस साम्राज्य ने केवल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का कार्य किया, बल्कि अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य शक्ति के बल पर कन्नौज तक अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य जो है देख लीजिए। विवरण: संस्थापक था दंती दुर्ग संस्थापक था 753 ईस्वी में इसने किया था। ठीक है, 753 में दंती दुर्ग। उसके बाद राजधानी इसका था मान्यखेत, आधुनिक मालेखेड़, कर्नाटक में। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मान्यखेत है या मान्यरवेत है। एक बार कंफर्म करेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए। तो यह है आधुनिक मालखेड़ कर्नाटक में। कालखंड लगभग 753 से 982 ईस्वी तक। ठीक है, 753 से 982 ईस्वी तक। प्रमुख शासक जो है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण तृतीय हिंदू, शैव, वैष्णव था और जैन धर्म के संरक्षक थे। जो धर्म था ये हिंदू था, शैव, वैष्णव और ये साथ में जैन धर्म के भी संरक्षक थे। प्रतीक इनका जो था प्रतीक चिन्ह गरुड़ और गंगा यमुना की आकृतियाँ थी। राजनीतिक संरचना जो है राष्ट्रकूटों की राजनीति त्रिदलीय संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती रही। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज पर आधिपत्य के लिए निरंतर युद्ध हुए। साम्राज्यवाद इसमें आया। राष्ट्रकूट शासकों ने महाराज धीराज और
परमेश्वर जैसी भव्य उपाधियां धारण की। ठीक है, महाराज, धीराज और परमेश्वर जैसे। सैन्य शक्ति, इनकी विशाल सेना हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। उनकी राजनीतिक शक्ति का आधार थी ये विशाल सेना। अरब यात्रियों जैसे सुलेमान ने राष्ट्रकूट राजा को क्या है ये कि 4 महानतम शासकों में से एक बताया है। राजा को उस बीच के जो राजा के बीच जो है ना 4 महानतम शासकों में से एक बताया है राष्ट्रकूट राजाओं के लिए। कूटनीति, कूटनीति क्या है? लोग वैवाहिक संबंध यानी वैवाहिक संबंधों और समानता पर नियंत्रण के माध्यम से उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत रखा। सामंत जो ब्राह्मण होते थे एक तरह से, जो राज दरबार में और जिनके जमीन जायदाद ज़्यादा होते थे, धन दौलत ज़्यादा तो अमीर होते थे, इस तरह से वैवाहिक संबंधों तो किसी दूसरे रिश्ते नाते में शादी विवाह करके और सामंतों पर नियंत्रण करके ये लोग अपना राज काज बढ़ाते रहे। उसका आता है प्रशासनिक व्यवस्था। राष्ट्रकूट का प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित और विकेंद्रीकृत था। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय प्रशासन, राजा जो है शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और महासंधि ग्राहक विदेश मंत्री एक महत्वपूर्ण पद होता था। प्रांतीय विभाजन, प्रांतीय विभाजन में जैसे राष्ट्र साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता था। राष्ट्र विषयों जिलों में बांटा गया था, बटे थे, जिनका नियंत्रक विषपति कहलाता था। ठीक है, इसका आता है भुक्ति। विषयों के नीचे तहसील स्तर की इकाइयां थी, जिसे भुक्ति कहा जाता था। ग्राम प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम भोजक या गौंडा गांव का मुखिया होता था। विशेष बात यह थी कि गांव में स्थानीय समितियों का अत्यधिक प्रभाव था, जो न्याय और राजस्व का प्रबंधन करती थी। राजस्व एवं अर्थव्यवस्था क्या है? प्रशासन का मुख्य व्यय सेना और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे यलोरा के मंदिर पर होता था, या राजस्व की मुख्य स्रोत उद्रंग, भूमि कर या जो सामान्यतः उपज का 1/4 से 1/6 भाग होता था। व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क और खानों से होने वाली आय भी महत्वपूर्ण थी। निष्कर्ष क्या निकलता है? राष्ट्रकूट की राजनीति और प्रशासन की सबसे प्रभावी पक्ष उनकी धार्मिक सहिष्णुता और विकेंद्रीकरण था। उन्होंने दक्षिण भारत में एक स्थिर शासन व्यवस्था प्रदान की, जिसने कला, कैलाश मंदिर और साहित्य, कविराज मार्ग के फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका पतन उनके ही सामंत तैलव द्वितीय चालुक्य के हाथों हुआ, लेकिन उनकी प्रशासनिक नींव आने वाले कई दशकों तक आदर्श बनी रही। यह है आपका निष्कर्ष। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट, इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या है? शुरुआती मध्यकाल में मंदिर आर्किटेक्चर की जरूरी खासियत के बारे में बताइए। क्या है? शुरुआती मध्यकालीन भारत में लगभग 600 से 1200 ईस्वी मंदिर वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है या उदय काल के रूप में माना जाता है। इस दौरान मंदिरों के
मंदिरों ने गुफाओं से निकलकर विशाल संरचनात्मक रूप ले लिया। वास्तु की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस काल में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुई: नागर उत्तर भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत और बेसर दक्कन में। नागर उत्तर भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत और बेसर दक्कन में। शिखर और विमान। उत्तर भारतीय मंदिरों में रेखा प्रसाद शिखर वक्राकार होती थी, प्रमुखता, जबकि दक्षिण भारत में पिरामिडनुमा विमान विकसित हुए। पंचायती शैली। मुख्य मंदिर के साथ 4 छोटे सहायक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। पंचायत से पंचायत बैठा है, कई लोगों का जो समूह होता है, जैसे मंदिरों का भी एक समूह, एक मेन मंदिर और उसके चारों एक 4 और मंदिर बनते थे। मंडप और गर्भगृह। मुख्य देवता की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाने लगी और उसके सामने भक्तों के बैठने के लिए स्तंभों वाला मंडप बनाया गया। आज भी देख सकते हैं। अलंकृत मूर्तियां मंदिरों की दीवारों पर बारीक नक्काशी देवी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं का चित्रण इस काल की पहचान थी। प्रमुख मंदिरों का संक्षिप्त ब्यौरा देख लीजिए क्या क्या है। काल वंश शैली प्रमुख विशेषता उदाहरण। पल्लव वंश में देख लीजिए 7वीं से 8वीं शताब्दी द्रविड़ शैली थी। पल्लव वंशों ने जो बनाया है वो द्रविड़ शैली में बनवाया था 7वीं से 8वीं शताब्दी में। प्रमुख विशेषता इसकी जो थी, चट्टानों को काट कर बनाए गए रथ और संरचनात्मक मंदिर। उदाहरण महान बलिपुरम के रथ मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है द्रविड़ शैली का, पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। चोल वंश 9वीं से 12वीं शताब्दी, ये भी द्रविड़ शैली में है। विशाल गोपुरम, भव्य विमान और चोल कांस्य मूर्तियाँ। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुरम, इसमें यह है। फिर है चंदेल वंश 11वीं से 10वीं से 9वीं 10वीं से 11वीं शताब्दी में। नागर शैली में है ये। ऊंचे चबूतरों पर बने मंदिर और कामुक नक्काशी, जैसे खजुराहो का मंदिर जो है द्रविड़ से नागर शैली में बना हुआ। उसके बाद आता है उड़ीसा शैली 8वीं से 13वीं शताब्दी में। नागर शैली रेखा देउल शिखर और जगमोहन मंडप, जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। चालुक्य वंश जो 7वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए थे, बेसर मंदिर, बेसर शैली में बनाया था। नागर और द्रविड़ शैलियों का अनूठा मिश्रण होता है, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है, उनका हमेशा मिक्स कह सकते हो, उसको क्या बोलते हैं यार, संकर शैली जो होती है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, हाइब्रिड। तो ये बेसर नागर और द्रविड़ का मिश्रण था, बेसर शैली। जैसे तिरुपाक्ष मंदिर इसका उदाहरण है। यह काल न केवल धार्मिक का केंद्र या बल्कि प्रजाओं की शक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक भी बना, ठीक है। तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। कल्याण के चालुक्यों के तहत कल्चर पर एक नोट लिखें। जैसे कल्याण के जो चालुक्य थे वो थे 973 से 1189 ईस्वी। जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। दक्षिण भारत के इतिहास में कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता के स्वर्ण युग के प्रतीक हैं। उन्होंने केवल राष्ट्रकूटों के वैभव को पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि एक विशिष्ट गदग शैली को जन्म दिया। सांस्कृतिक अवलोकन तालिका है, देख लीजिए। क्षेत्र, शासनकाल, धर्म, साहित्य क्या था और स्थापत्य क्या था, शिक्षा क्या थी। विवरण, मुख्य तथ्य। जैसे शासनकाल है 10वीं से 12वीं सदी में। संस्थापक जो है तैलप थे। महानतम शासक विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य 4। धर्म था धार्मिक सद्भाव था। शैव, वैष्णव और जैन धर्म को समान समझा था। वीर शैव मत का उदय हुआ। साहित्य जो था
कन्नड़ और संस्कृत का उत्कर्ष हुआ, जैसे रन्ना कन्नड़ राव और बिल्लड़ संस्कृत जैसे कवि। रन्ना कन्नड़ राव और बिल्लड़ संस्कृत जैसे कवि हुए, रन्ना और बिल्लड़। स्थापत्य बेसर और गदग शैली में अलंकृत नक्काशी, ये आपका मोप स्टोन का उपयोग हुआ। ठीक है। शिक्षा क्या है, घटिका और अग्रहार, एटमी और पाट में प्रमुख विद्या केंद्र थे। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, साहित्य का विकास, इस काल में कन्नड़ साहित्य ने अपनी पराकाष्ठा प्राप्त की। महान कवि रन्ना गदायुद्ध के रचयिता को इसी दरबार में संरक्षण मिला। राजा विक्रमादित्य और के दरबारी कवि बिल्हड़ ने विक्रमादित्य रित लिखा, जबकि प्रसिद्ध न्यायिक विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा हिंदू कानून पर टीका की रचना की। राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित मंसोलास को उस समय का विश्वकोश माना जाता है। स्थापत्य कला क्या है, चालुक्यों ने बदामी और राष्ट्रकूट वास्तुकला के बीच एक सेतु का निर्माण किया। उनके मंदिरों की विशेषता अलंकृत स्तंभ, बारीक नक्काशी और तारांकित योजना थी। प्रमुख मंदिर डंबल का दोड़ा बसप्पा मंदिर, लंकुड़ी का काशी विश्वेश्वर मंदिर और इतगी का महादेव मंदिर, इसे मंदिरों का सम्राट कहा जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन, यह काल सामाजिक सुधारों का साक्षी रहा। बासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव लिंगायत आंदोलन में जातिवाद को चुनौती दी और वचन साहित्य के माध्यम से भक्ति का प्रसार किया। निष्कर्ष क्या निकलता है, कल्याण के चालुक्यों का साहित्यिक योगदान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी बौद्धिक विरासत छोड़ी जिसने आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक आधार को मजबूती प्रदान। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। साउथ ईस्ट एशिया में आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में भारत के असर पर चर्चा करनी है। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है, कला और वास्तुकला पर भारत का प्रभाव इतना गहरा है कि इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रभाव मुख्य रूप से व्यापारिक संबंधों, हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रसार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से फैला। मुख्य विकास और प्रभाव, धार्मिक दर्शन देख लीजिए, भारतीय पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत और दर्शन, हिंदू और बौद्ध ने वहाँ की कला की नींव रखी। मंदिरों को मेरु पर्वत देवताओं का निवास के प्रतीक के रूप में बनाया गया। वास्तुकला शैली, भारतीय शिखर और विमान शैलियों को स्थानीय राजाओं ने अपनाया। कंबोडिया के अंगकोर वाट और जावा के बोरोबुद्दुर इसके जीवंत उदाहरण हैं। मूर्तिकला, गुप्त और पल्लव शैली की मूर्तिकला का प्रभाव थाईलैंड और वियतनाम की बुद्ध और विष्णु प्रतिमाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देख लीजिए क्या है। काल दिया गया है लगभग में, क्षेत्र, प्रमुख स्मारक कला और भारतीय प्रभाव का आधार। 8वीं से 9वीं शताब्दी में क्या था, जावा इंडोनेशिया। 9वीं से 10वीं शताब्दी में जावा इंडोनेशिया। 12वीं सदी में कंबोडिया, खमेर। ये क्या है, प्रमुख स्मारक के इसमें बोरो बुद्धेश्वर स्तूप। इसमें क्या है, प्रम्बानन मंदिर, इसमें अंकोर वाट मंदिर जो है। इसका क्या है, इसमें गुप्त और पाल शैली, इसे बौद्ध धर्म से प्रेरित है। पल्लव स्वयं चोल शैली हिंदू धर्म से प्रेरित है। ये इंडोनेशिया प्रम्बानन मंदिर। और ये जो है अंकोर वाट का, वो द्रविड़ वास्तुकला एवं रामायण महाभारत से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद एक और है 2,
11वीं 13वीं शताब्दी में म्यांमार में रंगून जिसे कहते हैं, आनंद मंदिर उड़ीसा और बंगाल की मंदिर शैली से प्रेरित। उसके बाद आता है, क्या है ये, 12वीं से 15वीं शताब्दी वियतनाम चंपा मंदिर मायसन। ठीक है, मायसन ये है अमरावती और गुप्त कला से प्रभावित है। दक्षिण भारतीय प्रभाव का आधार, तो क्या है निष्कर्ष, दक्षिण पूर्व एशिया ने केवल भारतीय शैलियों की नकल नहीं की। दक्षिण पूर्वी एशिया ने केवल भारतीय शैलियों की नकल नहीं की, बल्कि उन्हें अपनी स्थानीय प्रतिमा के साथ मिलाकर एक नई भारतीय संकर इंडो लोकल शैली विकास की। जहां भारतीय बीज बोए गए, वही वहां की मिट्टी ने उन्हें एक अद्वितीय और भव्य पहचान दी, जो आज भी वहां के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अब आते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में बताया मैंने 6 से 10 जो क्वेश्चन, उसमें टिप्पणी लिखनी है एक एक। तराइन का युद्ध है, तराइन की लड़ाइयाँ क्या है, ये सबको पता है। तराइन की लड़ाइयाँ 1191-92 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक में पृथ्वीराज और एक, दोनों सेम ही थे जो लड़ाकू थे। एक पृथ्वीराज था, एक वो मोहम्मद घुरी था। पहले में पृथ्वीराज जीत गया, तो उसको बहुत जीत गया और खुश हो गया, फिर लेजी हो गया। फिर दूसरे युद्ध में वो हार गया, मोहम्मद घुरी जीत गया। इस तरह से दूसरी लड़ाई तराइन की लड़ाई है। तराइन की लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास की एक निर्णायक मोड़ थी, जिन्होंने उत्तर भारत के मुस्लिम शासन की नींव रखी। मुख्य रूप से यहाँ 2 युद्ध हुए, जिन्होंने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और घोर के सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ। घोर, तो तराइन के युद्ध में जो है क्या हुआ, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुई, द्वितीय युद्ध आपका इसमें 1192 में हुआ। जो प्रतिद्वंदी थे दोनों सेम ही थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी। विजेता प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद घुरी हो गया। परिणाम के हुआ, पहले युद्ध में जो है गौरी बुरी तरह से घायल हुआ और भाग गया। पृथ्वीराज की हार हुई द्वितीय में। रणनीति भूल, चौहान द्वारा भागती हुई सेना का पीछा न करना। ठीक है, उसी समय भाग रहा था, उसी समय हमारा पीछा किए होते। बट वही है, कुछ लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं। वही है, मिल गया तो मिट्टी, नहीं तो सोना है। और यूं ही एक दिन सबको रोना है, तो जो भी है सब मिट्टी हो जाना एक दिन। लेकिन फिर भी लोगों को घमंड है। गौरी की बेहतर घुड़सवारी। ठीक है, इसमें ठीक है, तो फिर दूसरी बार आया, मार दिया पृथ्वीराज चौहान को, हरा दिया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, पृष्ठभूमि क्या था तराइन के युद्ध का। ये युद्ध वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले के तराइन मैदान में लड़े गए थे। प्रभाव क्या था, प्रथम युद्ध ने राजपूत वीरता को सिद्ध किया, जबकि द्वितीय युद्ध ने राजपूतों की पराजय ने भारत के राजनीतिक ढांचे को अस्थायी रूप से बदल दिया। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, इन युद्धों का विस्तृत वर्णन पृथ्वीराज रासो, चंद्रगुप्तदाई हैं आदिकाल के कवि, और तबकात ए नासिरी जैसे ग्रंथों से मिलता है। तो यह है आपका टिप्पणी 1 हो गया। दूसरा आता है पाल राजनीति। पाल वंश है जो गोपाल, जय हो गोपाल, हरे कृष्णा। पाल वंश क्या है, पाल साम्राज्य जो था 8वीं से 12वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, जिसने बंगाल और बिहार में राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक उन्नति प्रदान की। पाल राजनीति एक संक्षिप्त अवलोकन देख लीजिए क्या है। इसमें पाल वंश की स्थापना जो गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में लगभग, जिन्हें जनता द्वारा मत न्याय अराजकता को समाप्त करने के लिए चुना गया था। यह भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक चुनाव का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह भारतीय इतिहास में
लोकतांत्रिक चुनाव का एक दुर्लभ लोकतांत्रिक चुनाव का एक दुर्लभ उदाहरण है। पाल शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किया। धर्मपाल और देवपाल के काल में यह साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। उनकी राजनीति बौद्ध धर्म के संरक्षण, शिक्षा से विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंधों पर आधारित थी। प्रमुख तालिका देख लीजिए क्या है, विषय और विवरण। कालक्रम क्या था, लगभग 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक चला पाल वंश। संस्थापक था गोपाल प्रथम निर्वाचित राजा। दुर्लभ लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उदाहरण है ये पाल वंश में। प्रमुख शासक जो है धर्मपाल, साम्राज्य विस्तारक। देवपाल था एक महानतम विजेता। धर्मपाल क्या था, साम्राज्य विस्तारक था, और देवपाल था वो महानतम विजेता था। राजनीतिक केंद्र क्या था इसमें, पाटलिपुत्रा गौड़ मुंगेर में, बिहार में है। प्रमुख संघर्ष क्या थे इसके, त्रिपक्षीय संघर्ष थे कन्नौज के लिए, यानी 3 लोग की लड़ाई थी इसमें। विदेशी संबंध क्या थे, सुमात्रा के शैलेंद्र वंश और तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध। शासन स्वरूप क्या था, केंद्रीकृत राजतंत्र, लेकिन स्थानीय सामंतों का प्रभाव था। वो रहता है हर बार स्थानीय सामंत। जब अभी देखो सरकार, केंद्र में सरकार है और गांव में देखो प्रधानों की कितनी चलती है, तो ऐसे उस टाइम पे बीतता। ठीक है, ऐसा लगता है प्रधान ही सब कुछ है, हम ही राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न क्या है आपका, नॉर्थ इंडिया पोर्ट और ट्रेड रूट। उत्तर भारत में प्राचीन और मध्यकालीन समय से ही व्यापार मार्गों और ड्राई पोर्ट्स, अंतर्देशीय केंद्रों का बड़ा महत्व रहा। चूँकि उत्तर भारत सीधे समुद्र से नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ का व्यापार मुख्य रूप से उत्तरापथ के माध्यम से गुजरात और बंगाल के बंदरगाहों से जुड़ा है। उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग केंद्र। तथ्य और केंद्र, काल संबंधित मार्ग, बंदरगाह, विषय। केंद्र क्या, लोथल, मड़ौच, जुड़ाव। ठीक है, सिंधु घाटी, उत्तरापथ, पंजाब और गंगा घाटी का क्षेत्र। क्या है, जुड़ाव प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड गुजरात के बंदरगाहों तक जाता था।